तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा फाइनल जो है 2021 में लिखने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा अप्रैल। इस पूरे अप्रैल को सही तरह से कैसे यूज किया जाए, क्या हम जैसे साल भर पढ़ते आ रहे थे, क्या वैसे ही अप्रैल को भी बिता देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो है आपका लास्ट महीना है। इसी महीने में आपको अपनी जितनी भी ताकत है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, जितनी भी मजबूती है, सब चीज जो है इसी महीने दिखा देना है। यही जो है लास्ट पढ़ने का आपका मौका है। इस एक महीने को सही तरह से कैसे हम यूज करेंगे, यदि आप लास्ट का 30 दिन अच्छा से यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा कि यही 30 दिन आपके रिजल्ट को या तो बूस्ट कर देगा, ऊंचा उठा देगा, या तो आपके पूरे साल भर की पढ़ाई को जो है वो डाउन कर देगा। समझ में आ रहा है? और बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे क्या करें, नहीं करें, लास्ट का महीना में कैसे पढ़ें? तो उसका भी उपाय है, बिल्कुल है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने, मानता हूं मैं, कि कई वीडियोस देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देख करके आप पूरे 30 दिन की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो आपका यह 30 दिन आप खुद नहीं समझ पाओगे कि हम क्या किए क्या नहीं तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि मेरा 30 दिन कैसे बीत गया, और देखते देखते आ जाएगा आपका एग्जाम डेट और पता चलेगा कि हम क्या तैयारी किए हैं क्या नहीं किए हैं। लास्ट 7 दिन में ये भी कर लेते तो अच्छा हो जाता। तो बहुत सारी जो आप लोग गलती कर रहे हैं, लास्ट के महीने में नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन बस अभी भी टाइम है, 30 दिन अभी भी समय है। 30 दिन बहुत टाइम होता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ सब चीज बताने वाला हूं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो 30 दिन की बातें बताई है कि 30 दिन में तैयारी कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में मैंने किया है। पहला पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट इधर। जो विद्यार्थी इस पहला पार्ट को फॉलो कर लेगा, समझ जाइए कि वो 30 दिन में अच्छी तरह से तैयारी कर सकता है। और जो विद्यार्थी इन बातों को फॉलो नहीं कर सकता है, तो समझिए वो 30 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो समझ में आ गया? तो इधर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि नेगेटिविटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नेगेटिविटी। सबके दिमाग में नेगेटिविटी एकदम कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि भरा पड़ा होना ही चाहिए भाई, जब पढ़े नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है, आप ही बताओ। आप नहीं पढ़े साल भर, लेकिन अब कितना कोसोगे अपने आप को? नहीं पढ़े हैं सर, नहीं पढ़े हैं सर, मेरा ये नहीं हुआ सर, मेरा नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता सोचने से। समझ में आ रहा है? आप जो 11 महीना सोचते 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 आ रहे थे, वो चीज कम से कम लास्ट महीने तो में तो बंद करो। क्या हो गया? 11 महीने में सोच सोच करके कुछ हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन इस लास्ट महीने में भी यदि वही चीज आप सोचोगे कि हम नहीं पढ़े हैं, कैसे होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाओ, नहीं तो पॉजिटिविटी जो है वो नहीं आएगा। नकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक भाव जो है आएगा ही नहीं। आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एकदम लगेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे एग्जाम आ जाएगा, मेरा क्या होगा रिजल्ट, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जो गलत धारणाएं हमारे दिमाग में संप्रेषित होना शुरू हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी को हटा दो अपने दिमाग से। समझ में आ रहा है? पहले तो नेगेटिविटी हटाओ, अच्छी सोच रखो, बुरा मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा। बुरी सोच को सबसे पहले निकालो, तब आप कुछ कर सकते हो। यहां समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात क्या है कि नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए अपने माइंड से। दूसरी बात है कि बी सीरियस। पहले आपने 11 महीने जो किया, अब सीरियस हो जाओ। सीरियस कहने का मतलब एकदम सोचो कि हाँ यार, मेरा एग्जाम है, यही मेरा करियर है, यही मेरा रिजल्ट बनाएगा, इसी से मेरा आगे एडमिशन होगा, मैं लाइफ में कुछ करूंगा तो पूछेगा मैट्रिक कहां से किए हो, कितना लाए हो, इंटरमीडिएट कितना % है। तो ये आपका भविष्य जो है, यही आपका जड़ हो रहा है। और इस जड़ को आप यदि खोखला कर दोगे अभी, तो आगे जो पेड़ बढ़ेगा उस पर ना जान रहेगा, वो धाराशायी होकर के अचानक गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो जड़ आप बना रहे हैं, ये है मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो इसको सीरियस होकर के अच्छी तरह से एग्जाम दो, केयरफुल सोचो। समझ में आ रहा है? जैसे लगता है ना कि यहां पे काट दिया जाए तो ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, उसी तरह से समझ लो कि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। यदि हम गड़बड़ कर देते हैं तो मुझे लाइफ भर पछताना पड़ेगा। ठीक है? आ जाएगा 299, तो सोचो कितना तुम्हें खराब लगेगा। 1 मार्क्स के लिए 2nd डिवीजन हो जाओगे।
समझ में आ रहा है? किसी का आ जाएगा 301 तो उसको क्या लगेगा कि अरे 2 नंबर कम हो जाता, हम तो बाल बाल बच गए आज, नहीं तो सेकंड हो जाते। तो इस तरह से एक एक नंबर के कारण लोग फेल कर जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो दूर की बात है। तो बी सीरियस, थोड़ा सा अपने माइंड को सीरियस करो, एकदम हल्के में ना लें एग्जाम को। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट है कि ओनली 30 डेज। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप लोग घुसा लीजिए कि आपके पास सिर्फ 30 दिन है। किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालना है, नहीं तो क्या होगा, कल कभी आएगा नहीं, क्योंकि मात्र 30 दिन बचा हुआ है, पूरा अप्रैल बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ अप्रैल है, मई से आप लोगों का परीक्षा है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज है। इस बात को दिमाग में रखकर पढ़ना। साइंस पढ़ रहे हो तो इस बात को दिमाग में रहना कि साइंस के लिए मेरे पास सिर्फ 30 दिन है। मैथ पढ़ रहे हो तो 30 दिन में ही पूरा करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बस 30 दिन है। हर समय आपके दिमाग में 30 दिन आना चाहिए, और जैसे जैसे 30 दिन घटते जाएगा, आप सोचिए कि आज 28 दिन है, पढ़ने में और तेजी लाना है। आज 29 दिन है, पढ़ने में और तेजी लाना है। इस तरह से क्या करना है, जैसे जैसे दिन घटेगा आपको अपनी जो एफर्ट है उसको ज्यादा करना है। तो यहां समझ में आ गया क्या है कि ओनली 30 डेज। आपको यह याद रखना है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है। समझ में आ गया? चौथा पॉइंट है कि मिनिमम 10 to 12 आवर्स। मैं जो अभी आप लोगों को यहां बताऊंगा ये तभी आप कर पाओगे जब आप 10 to 12 आवर्स, मतलब 10 से 12 घंटा आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। यदि 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कुछ नहीं हो सकता। आपने 11 महीना आराम किया, 6 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो 1 महीना मेहनत करो यार। 1 महीना कम से कम मेहनत करो अच्छी तरह से, तब आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। 10 से 12 घंटे क्या, आपके अंदर यदि ताकत है तो 14 घंटे पढ़ो। यही मौका है पढ़ने का। यह मौका जो है दोबारा आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। जब ग्रेजुएशन करोगे आप और कोई नौकरी मिल जाएगी, तब आप सोचोगे कि मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा था, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो आज मैं कहीं और होता। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, यह मौका जो है, यह जो चांस मिला आपको, यह दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो 1 महीना लास्ट का है ना, 2021 का जो अप्रैल है आपके लिए, बाकी साल से सब अलग होगा। आप याद करोगे हमेशा कि 2021 का अप्रैल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और हम उसको ऐसे यूं ही बहा दिए, यूं ही बर्बाद कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि लास्ट का जो 30 डेज है उसमें 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी करना है, एकदम रगड़ करके, क्योंकि बस 1 महीना, 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जून में मौज मस्ती कर लेना, लेकिन बस 1 महीना जो है फुल एफर्ट के साथ 10 से 12 घंटा, जितना ताकत है, 14 घंटा है तो 14 घंटे पढ़ो, लेकिन मिनिमम 12 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, आप 10 से 12 घंटे कब पढ़ सकते हो, जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तब। अब डिस्ट्रैक्शन क्या है कि दिन भर आप फोन पे लगे रहते हो, जहां दिक्कत है यूट्यूब खोल के आप देख सकते हो वीडियो, लेकिन अभी डिस्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सब का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि क्रिकेट खेलना, पबजी खेलना, फिल्म देखने चले जाना, फालतू का घूमने चले जाना, ये सब क्या है, कमजोर विद्यार्थी की पहचान है। वो अपना किसी तरह 4 मई का इंतजार कर रहा है कि किसी तरह ये जो दिन है वो मेरा कट जाए, ठीक है। और जो होशियार विद्यार्थी है वो चाहता है कि मेरा जो 24 घंटा है, काश एक दिन में 30-40 घंटा होता तो हम और पढ़ते। समझ में आ रहा है? यानी जिसको अच्छा रिजल्ट करने का अच्छा मन है तो वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, और जिसको कुछ नहीं, किसी तरह चलो ना पार हो जाएगा, तो उसको 24 घंटा भी क्या लगता होगा, बहुत भारी लगता होगा। तो क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। डिस्ट्रैक्शन आपका किसी भी तरह का हो सकता है जो आपको पढ़ाई से अलग हटा देता हो, या तो कोई दोस्त होगा, या तो सोशल मीडिया होगा, या तो किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन आपकी हो सकती है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने पर हावी मत होने दो। समझ में आ रहा है? उस डिस्ट्रैक्शन को अपने आप पर हावी मत होने दो कि वो डिस्ट्रैक्शन तुमको कंट्रोल कर लेता है। पबजी तुमको कंट्रोल कर लेता है बोर्ड एग्जाम में पढ़ने के लिए। मैथ पढ़ रहे हो, मन हो गया नहीं हम खेलेंगे, अभी कुछ कर रहे हो, मन किया हम व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, कौन दोस्त क्या क्या लगाया। तो ये सब फालतू चीजें करने से अभी कोई फायदा नहीं है। जून में जाकर के सब चीज कर लेना, रिजल्ट का वेट करना और व्हाट्सएप का स्टेटस देखना। लेकिन अभी क्या समय है, आपका अपना स्टेटस जो अभी बनाने का समय है। अभी यदि दूसरों का स्टेटस देखोगे तो तुम्हारा स्टेटस जो क्या होगा, खराब हो जाएगा हमेशा के लिए। सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्रॉस करोगे तो एक्स लग जाएगा हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? 1 नंबर से पीछे हो जाओगे तो सेकेंड हो जाओगे। तो यहां 1-1 नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो इस 30 दिन का सही तरह से यूज करना है, किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, इन 5 बातों को जो विद्यार्थी अच्छी तरह से पालन कर लेगा, ईमानदारी से
वो कर सकता है इन बातों को फॉलो। समझ में आ गया? जो इन पांचों बातों का फॉलो करेगा वही विद्यार्थी इसका अच्छी तरह से पालन कर सकता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, मेरी बातों को सुनिए। अब आते हैं स्टडी पर, अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहला बात है कि आपका जो स्टडी है, आपने जो साल भर पढ़ा हुआ है, उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड योर स्टडीज इन टू पार्ट्स। मैं यहां हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। अपने स्टडी को दो पार्ट्स में आप डिवाइड करो। पहला पार्ट होगा कंप्लीटेड और दूसरा पार्ट होगा नॉट कंप्लीटेड। समझ में आ गया? पहला पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है आपका, आप उसको जानते हैं, और दूसरा पार्ट होगा आप नहीं कंप्लीट किए हैं, आप उसे नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है कि नॉट कंप्लीटेड में आपका कम होगा और कंप्लीटेड में ज्यादा होगा, क्योंकि ये साल का अंतिम महीना है। समझ में आ रहा है? नॉट कंप्लीटेड थोड़ा सा कम होगा और कंप्लीटेड जो है ज्यादा होगा। कुछ विद्यार्थियों का नॉट कंप्लीटेड ज्यादा होगा और कंप्लीटेड कम होगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अभी का जो समय है सिर्फ पढ़ने का नहीं है। अभी का समय क्या है, सिर्फ पढ़ने का नहीं है। अभी का समय है डेली प्रैक्टिस, डेली रिवीजन, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करने का समय है। तो करना क्या है, देखिए, तो सबसे पहले आता है कि नॉट कंप्लीट वाला पर। ठीक है, जो आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लेते हैं किसी साइंस में, उसमें 6 चैप्टर है, 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं मैथ में 10 चैप्टर है, आपका 2 चैप्टर बाकी है, 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए आप। तो करना क्या है कि ये तो 2 चैप्टर आपका, 2-2 चैप्टर बचा हुआ है, किसी में 3 चैप्टर, किसी में 4 चैप्टर बचा हुआ है। इस तरह से जो बचा हुआ है ना, उसको क्या करना है कि 10 से 12 दिन, मिनिमम 10 दिन, समझ में आ रहा, इस जो नोट कंप्लीटेड आपका है उस 10 दिन में इसको कंप्लीट करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के अंदर जो जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद सिर्फ कंप्लीट करते हुए नहीं रहना, ये जो अभी आप शुरू कर रहे हैं, क्या करना, जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसको रिवीजन करना है। समझ में आ गया? जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसको रिवीजन करना है डेली, और जो नहीं कंप्लीट हुआ है उसको सिर्फ आप 10 दिन के अंदर आपको पूरा करना है किसी भी हाल में। समझ में आ रहा? और 10 दिन के बाद फिर ये भी आ जाएगा रिवीजन के कैटेगरी में। यहां तक समझ में आ रहा? जो कंप्लीट हो चुका है उसको रिवीजन करना है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसके 10 दिन में ही आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ये टाइम लिमिट है, 10 दिन से ज्यादा किसी विद्यार्थी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो 10 अप्रैल के बाद आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। 10 अप्रैल के बाद क्या मिलेगा टाइम, जो पढ़े हो ना उसको कैसे याद करें, कैसे रिवाइज करें, लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, ये समय आ जाएगा 10 अप्रैल के बाद। 10 अप्रैल के बाद यदि आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हो तो जो पुराना वाला पढ़ के रखे हो वो भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी पढ़ने का जो टाइम लिमिट है वो 10 से 12 अप्रैल तक आप लोगों के पास है। तो जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको 10 से 12 दिन के अंदर हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, और जो कंप्लीट हो गया है उसको रिवाइज करना है, और 10-12 दिन बाद ये भी जो है रिवाइज वाले कैटेगरी में आ जाएगा, ये भी साथ में रिवाइज करते हुए चले जाना है। यहां तक क्लियर है? अगला चीज है कि मेक अ डेली प्लान। तो दोस्तों आप लोगों को एक डेली प्लान बनाना है। डेली प्लान बनाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप रात को सो रहे हैं, ठीक है, तो सुबह का प्लान बनाइए कि कल दिन भर में हम क्या करेंगे। कल साइंस का ये वाला 2 चैप्टर कंफर्म कर लेंगे हम। कल सोशल स्टडी का ये वाला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन आंसर मुझे पूरा याद होना चाहिए। आगे डेट के लिए उसको ढकेल नहीं देना है कि चलो ना बाद में करेंगे, वो समय आपके पास नहीं है। हर दिन, हर मिनट, हर घंटे का आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि इस 2 घंटे में मेरा ये प्लान है, ये मेरा टारगेट है कि ये मुझे अचीव करना है। ठीक है, आज मंडे को ये वाला पूरा कर ही लेना हर हाल में, आगे नहीं ठेल देना उसको कि आगे कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो हर हाल में डेली क्या करना, मेक अ डेली प्लान। आप लोगों का डेली का एक प्लान होना चाहिए कि आज मेरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा 3 चैप्टर, आज मेरा फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा 2 चैप्टर। इस तरह से क्या करना है, अपने स्टडी का एक प्लान बनाना है, डेली का प्लान बनाना है, और एक भी दिन बर्बाद नहीं करना। नहीं तो एक प्लान मिस हुआ ना तो समझ सकते हैं क्या होगा। तो क्या करना, मेक अ डेली प्लान। समझ में आ गया? तो दोस्तों इसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा यहां कि डेली, डेली देख सकते हैं, डेली आप लोगों को क्या करना है, डेली करना स्टडी। ध्यान दीजिएगा, यहां डेली करना स्टडी। दूसरा है रिवीजन, ठीक है, दूसरा रिवीजन, और तीसरा है राइटिंग प्रैक्टिस।
राइटिंग प्रैक्टिस। समझ में आ गया? पहला क्या है कि स्टडी करना है डेली, दूसरा है रिवीजन करना है डेली, और तीसरा करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस डेली। अब का जो लास्ट 30 दिन का है, यदि लिखने का प्रैक्टिस आपका नहीं रहेगा तो अचानक एग्जाम में जाके पता चलेगा कि हम कहां पर आ गए हैं। समझ में आ रहा? डेली क्या करना है, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है, सबका 2-2 क्वेश्चन जो है डेली लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल बनाइए, मैथ तो बनाते ही डेली, सोशल साइंस का भी लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको अपने आप में अनाड़ी महसूस नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैथ बनाने का बहुत आदत है तो मैथ वाला आसान लगेगा वहां जाके, और पता चलेगा इंग्लिश वाला में हम कहां आ चुके हैं, भाई हमको कुछ पता ही नहीं है, लिख नहीं पाएंगे आप। यदि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप वहां लिख नहीं सकते हैं, और यदि प्रैक्टिस रहेगा तो आप अच्छा से वहां लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो डेली जो है 3 चीज करना है। एक तो स्टडी करना है 10 से 12 दिन, ये स्टडी मात्र 10 से 12 दिन ही करना है। ये वाला जो स्टडी वाला कॉलम है, ये जो नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यही आपका 10 से 12 दिन करना है, और बाकी रिवीजन और राइटिंग डेली चलेगा। 10 अप्रैल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन राइटिंग रिवाइज कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। 10 अप्रैल के बाद सिर्फ यही करना है, और 10 अप्रैल तक क्या करना है, जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ इसको 10-12 दिन में हर हाल में एनी हाउ किसी भी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। यहां ठीक है? और ये आप कब कर पाओगे, जब आप डेली का प्लान बनाओगे। समझ में आ रहा है कि आज रात में मुझे 4 घंटा पढ़ना है और इस फिजिक्स को इसको कंप्लीट कर लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आगे डेट के लिए नहीं इसको ठेल देना है कि बाद में कर लेंगे। अब वो समय नहीं रहा। समझ में आ रहा? अब वो समय नहीं रहा। आपका महीनों में आप समय नहीं बचा, आपका समय अब दिन में बचा हुआ है। गिनती शुरू कर दो अब। 30 दिन, परसों 29 दिन, फिर 28 दिन, फिर 27, इस तरह से चलता जाएगा, और एक दिन आ जाएगा कि चलो अब 9 बजे से एग्जाम है। ऐसा समय आ जाएगा, तो उस दिन जब पता चलेगा ना कि 9 बजे से एग्जाम है, तो बहुत पछताओगे यदि आप अभी से अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, करना क्या है कि मेक अ डेली प्लान। डेली का प्लान आप लोगों को बना लेना है। यहां तक क्लियर है? अगला चीज है कंप्लीट योर बी सिलेबस। बी सिलेबस मतलब बेस सिलेबस। आपका जो बेसिक सिलेबस 60%, समझ में आ रहा है? 60% का जो बेसिक सिलेबस है, बेसिक सिलेबस कहने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई एक चैप्टर है, ठीक है, आयतन चैप्टर है 10th का मैथ में। अब कोई विद्यार्थी क्या है कि उसका आयतन चैप्टर में गया ही नहीं है वो, ठीक है, वो ये भी नहीं जानता है कि आयतन क्या है, शंकु का छिन्नक क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो उसको बेसिक को उसको पता ही नहीं है। मतलब बेसिक जो है किसी चैप्टर को ही वो छुआ नहीं है। तो करना वैसा नहीं है। आप लोगों को ये जो 10-12 दिन टाइम बचा हुआ है, इस पे आप लोगों को अपना 60% सिलेबस को हर हाल में क्या करना है दोस्तों, कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं कि साइंस में 8 चैप्टर आ रहा है तो आपने 5 चैप्टर ही कंप्लीट किया होगा, लेकिन आप अभी भी दिन रात यदि मेहनत करोगे, अच्छी तरह से लगे रहोगे, तो आप कर सकते हो। अभी भी 10-12 दिन में आपका बहुत टाइम बचा हुआ है। लेकिन हाँ, 10 से 12 दिन, 10-12 दिन बाद आप ये चीज नहीं कर पाओगे। 10 से 12 दिन के बाद आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ रहेगा रिवीजन का टाइम। और यदि उस 10 तारीख के बाद आप पढ़ोगे और रिवाइज नहीं करोगे, तो ये जो नहीं कंप्लीट हुआ है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी ये वाला जो है ना, ये कंप्लीट होकर के भी बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये जो कंप्लीट किए हो पूरा साल भर, वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो, और लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। समझ में आ रहा? तो यहां क्या करना है कि कंप्लीट योर बेसिक सिलेबस। अगला चीज है कि कंप्लीट ऑल मॉडल पेपर्स। मॉडल पेपर, जितना भी मॉडल पेपर जैक के द्वारा जारी किया गया है, 3 सेट 2 सेट, और जैसे जैसे आ रहा है इसे अपडेट रहो, और हर एक मॉडल पेपर को अपने दिलो दिमाग में छाप लो, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन जो है कंफर्म पूछे जाएंगे। वैसे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम भी पूछे जा सकते हैं। तो मॉडल पेपर को हल्के में नहीं लेना है। किसी भी सैंपल पेपर का बाप है आपका मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर को किसी भी हाल में छोड़ना मत, मॉडल पेपर को हल्के में मत लेना, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है। आप सैंपल पेपर पढ़ रहे हो, गैस पेपर पढ़ रहे हो, इस पब्लिकेशन का, उस पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का, लेकिन मॉडल पेपर को छोड़ना मत, क्योंकि मॉडल पेपर किसी पब्लिकेशन का नहीं है। मॉडल पेपर किसका है? जो आपका एग्जाम लेगा मॉडल पेपर उसका है। समझ में आ रहा है? जो आपका एग्जाम लेगा मॉडल पेपर वही दिया है, यानी जैक एग्जाम लेगा और जैक नहीं मॉडल पेपर दिया है, तो इसको छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मॉडल पेपर को किसी भी हाल में स्किप नहीं करेंगे। मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को
कॉमा से लेके फुल स्टॉप तक हर एक विद्यार्थी के दिलो दिमाग में छपा होना चाहिए। आप कभी फेल नहीं करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है कि कंप्लीट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, उतार चढ़ाव कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ यहां ऐसे है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैक के क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेडिशन है, जैक के क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है, समझ में आ रहा है, ये आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। तो पिछले 10 साल का जो पिछला प्रश्न पत्र है, हर एक सब्जेक्ट में आप लोग ओवरऑल उसको पेन से देख देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, लिख करके प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, 100-150 लगेगा, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लेना। कॉपी में लिख के आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक में ही पेंसिल से आप लोग ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर करके देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये हुआ, हाँ ठीक, इसके बाद ये हुआ, हाँ ठीक, इसके बाद ऐसे हो गया, हाँ ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, ये तो फंस गए आप, तो उस जगह लग जाओ, पूछ लो किसी सर से, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो या कहीं भी गूगल करो, लेकिन उसको ऑन द स्पॉट क्या करो, सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है, उसको आगे के लिए छोड़ मत दो कि आगे देख लेंगे, आगे देखने के लिए समय आपके पास नहीं है, सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है। समझ में आ रहा है, और जब हम यह वीडियो अपलोड कर देंगे, यदि आप 10 अप्रैल को देख रहे हो यह वीडियो या 15 अप्रैल को देख रहे हो, तो आपके पास 15 दिन बचा हुआ। तो जैसे जैसे यह समय घट रहा है ना, आप लोगों का जो चिंता है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन होशियार विद्यार्थी जो है और उतावला हो रहा होगा कि आने दो एग्जाम, हम देख लेंगे, क्योंकि उसके पास तैयारी है। दूसरी चीज क्या है कि कंप्लीट ऑल मॉडल पेपर, ये हो गया कंप्लीट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अनुसार। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि नोट डाउन चैप्टर वाइज फॉर्मूला। ठीक है, नोट डाउन करना आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला। जैसे कि मान लेते हैं चैप्टर 2 आ रहा है नया सिलेबस में, चैप्टर 2 से मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है, तो चैप्टर 2 में देखो कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को लिख लो एक डायरी पे। ठीक है, चैप्टर 3 आ रहा है, उसके फॉर्मूले को लिख लो एक डायरी पे। जैसे इतिहास का कोई आपका पार्ट है, इतिहास का कोई चैप्टर है, तो उस पे कौन कौन सा डेट्स है, कौन कौन सा ईस्वी है, कौन कौन से तथ्य है, उसको डायरी पे नोट कर लो। समझ में आ रहा है, यानी किसी भी तिथि को, किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी आंकड़े को, किसी भी परमाणु संख्या को, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा छूट जाएगा। अब मान लेते हैं शंकु का छिन्ना का आप जानते हो अच्छे से बनाना, ठीक है, आंसर निकाल दोगे, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालना है, तो आप जानते हुए भी वहां पर नहीं बना पाओगे। तो इससे क्या हो गया कि हम जानते थे लेकिन फिर भी नहीं बना पाए, तो आप तो बहुत महान हो गए यहां पर। तो करना क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को कि चैप्टर वाइज करना है, फॉर्मूले को, हर फॉर्मूला को कंप्लीट करके याद कर लो। और याद तब रहेगा जब आप उसको नोट डाउन करके रखोगे डायरी पे कि इतना ही मुझे याद करना है। किताब में तो बहुत सारा है, लेकिन हम जो लिख के रखे हैं डायरी पे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना मुझे याद करना है। समझ में आ गया, तो इतना आप लोगों को हर हाल में याद कर लेना है। तो यहां समझ में आ गया कि आपके चैप्टर में जो जो नया सिलेबस में है, उसका हर फॉर्मूला को क्या करना है, कंप्लीटली डायरी पे लिख लेना। दूसरी बात क्या करना है कि मॉडल पेपर में देखिए कि हर एक क्वेश्चन जो है किस फॉर्मूला से संबंधित है। यदि छिन्नक का फॉर्मूला से मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, तो छिन्नक वाला सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यानी मॉडल पेपर को जो सेट किया गया है, तो मॉडल पेपर को देखिए कि किस किस फॉर्मूला का प्रयोग किया है मॉडल पेपर में, वो सब फॉर्मूला आपके एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि मॉडल पेपर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मैथ में ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन दिया है मॉडल पेपर में, तो कोई जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो फॉर्मूला का प्रयोग करके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी मॉडल पेपर में जिस जिस फॉर्मूला का, जिस जिस तिथि का या जिस भी आंकड़े का प्रयोग किया गया है, उससे संबंधित हर एक बात को आप लोगों को याद कर लेना। कहने का मतलब यह हुआ कि मैथ और साइंस में जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर है या फिर इकोनॉमिक्स में भी जिस फॉर्मूले का प्रयोग करके, आप अकाउंटेंसी में भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी ध्यान देंगे कि जिस फॉर्मूले का प्रयोग करके मॉडल पेपर को बनाया गया है, वो सब फॉर्मूला आपके दिलो दिमाग में छपा होना चाहिए। यहां क्लियर है। अगला चीज देखिए क्या लिखा है कि डेली ईच सब्जेक्ट्स राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हर दिन डेली, अभी जो 30 दिन बचा हुआ ना, कि डेली
डेली हर सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश का 2 क्वेश्चन डेली हम लिखेंगे, साइंस का 2-3 क्वेश्चन डेली लिख के प्रैक्टिस करेंगे, मैथ तो बनाएंगे ही बनाएंगे, हिंदी भी लिखेंगे। कि हम निबंध लिख पाते हैं कि नहीं? निबंध तो हम जानते हैं, हम पत्र लेखन भी जानते हैं बढ़िया से, लेकिन क्या हम लिख सकते हैं एग्जाम जैसा? एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे कि नहीं? बहुत से विद्यार्थी ऐसा होता है कि जो जानता तो है बहुत कुछ लेकिन लिख नहीं पाता, तो ये सबसे बड़ा कमजोरी होता है। समझ में आ रहा? तो करना क्या कि डेली हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 3-4-5 क्वेश्चन आप लोगों को डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आप जानते हैं बहुत अच्छे, लेकिन आप उस नॉलेज को कैसे प्रस्तुत करेंगे? समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाए हैं आप, लेकिन आपको मेहमान को खाना देना आता ही नहीं है, तो आपका खाना क्या फायदा जब आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करना जान रहे हैं? तो उसी तरह से क्या करना, आपके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करें हम, नॉलेज को कैसे दिखाएं लोगों को, ये सबसे बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, डेली जो हर सब्जेक्ट का राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका यह 30 दिन लगेगा कि हाँ मुझ में भी अब दम है। अगला चीज देखिए क्या लिखा है कि मोर एफर्ट्स ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। अगला पॉइंट क्या है कि मोर एफर्ट्स ऑन योर वीक सब्जेक्ट। आपको लगता होगा कि मेरा फिजिक्स कमजोर है, मेरा किसी का मैथ कमजोर है, मेरा तो इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। तो जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि हम इस पे फंस सकते हैं, तो करना क्या, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए आप। ठीक है, आप उस पे जैसे कि किसी सब्जेक्ट में 3 घंटे दे रहे हैं, तो इस पे 5 घंटे दीजिए, 4 घंटे दीजिए, और हर हाल में इसको कंप्लीट कीजिए। और जो आपको लगता है कि कमजोर है, हम इस पे नहीं सकेंगे, उसको सुबह 4 बजे भोर में उठ करके पढ़िए, उसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, उसका मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, किसी उसके उस सब्जेक्ट के सर से गाइडलाइंस लीजिए कि सर हम कैसे होगा, इस सब्जेक्ट में ऐसे हो गया। तो अपना जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा थोड़ा सा टाइम देना है। समझ में आ गया? क्योंकि मैथ में 100 में 100 ले आए और इंग्लिश में आ गया 38, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। समझ में आ रहा? और वही मैथ में यदि 80 आ जाता और इंग्लिश में 70 आ जाता तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मैथ में यदि 100 आ गया और इंग्लिश में 38 आया है, तो अपने आप में आपको खराब लगेगा कि हम एक सब्जेक्ट में हिमालय पहुंच गए हैं और एक सब्जेक्ट में पाताल चले गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, आपको हर एक सब्जेक्ट को धरती पर टिका के रखना है कि सब सब्जेक्ट का झंडा जो है मेरा बराबर रहेगा, ऊंचाइयों को छूता रहेगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को ऊंची ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा के रहना है। अगला चीज है कि सब्जेक्ट स्किपिंग। मेन पॉइंट यहां सब्जेक्ट स्किपिंग। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि हिस्ट्री पढ़ रहा है, अब हिस्ट्री पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते क्या हो गया उसको कि याद ही नहीं हो रहा है कि क्या हुआ था नहीं हुआ। वो क्या कहता है, दिख करके एकदम बोर होकर के हिस्ट्री को छोड़ छाड़ के बंद कर देता है और तुरंत मैथ खोल लेता है। अरे वाह, देखो आंसर निकल गया, अब मैथ बनाने में मजा लग गया उसको। लेकिन हिस्ट्री को जो डर के मारे तुम छोड़ दिया ना, वही हिस्ट्री तुमको डुबा देगा एक दिन। समझ में आ रहा है? वो हिस्ट्री क्या करेगा, डुबो देगा। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उससे भागो मत, उससे दोस्ती करो बस 30 दिन, नहीं तो वही सब्जेक्ट दिखाएगा एग्जाम का रिजल्ट के दिन कि हमको तुम छोड़ दिया था, लो आज हम ऐसा कर दिए। समझ में आ रहा है? तो किसी भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगेगा तो उसका सॉल्यूशन खोजो, उससे डर के मारे भागो मत। जो नहीं समझ में आ रहा है अपने सर से पूछ लो, जाके यूट्यूब पर वीडियोस देख लो, गूगल पे सर्च करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, बुक को छान मारो, लेकिन उससे भागो मत। बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम पढ़ साइंस शुरू कर दिया। कितना भागोगे? बस 30 दिन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही मेन चीज है। यदि आप अभी भाग जाओगे तो रिजल्ट में आपका क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं है, उसे दोस्ती करो। बस 30 दिन आप उसे अच्छी तरह से एफर्ट लगा के पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट जो है सब सब्जेक्ट में अच्छा होगा। ठीक है, मैथ में 100 लाना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि सब सब्जेक्ट में 80 प्लस आ गया और मैथ में भी 80 आ गया तब तो बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? मैथ में यदि 100 में 100 भी ले लेते हो और बाकी सब्जेक्ट 50 से नीचे हो गया तो क्या फायदा मैथ में 100 में 100 लाके। और वही मेहनत हम हर सब्जेक्ट में बराबर रूप से करते तो मेरा रिजल्ट कितना अच्छा होता। समझ में आ रहा है? तो रिजल्ट जो है एक सब्जेक्ट से नहीं बनता है, रिजल्ट आपका कई सब्जेक्ट के सम्मेलन से बनता है और उसी का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी टॉप करते हैं, क्या उसका एक विषय से वो टॉपर हो जाता है?
ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भी विद्यार्थी 2 विषय में अच्छा ले आया 90+ तो क्या वो टॉप कर जाएगा? अब देखिएगा जो टॉपर किया होगा, जो टॉप हुआ होगा, उसका हर सब्जेक्ट में 90+, 80+ मार्क्स रहता है, तब वो टॉप होता है। तो वो क्या एक सब्जेक्ट को वैल्यू दिया था तब टॉपर हुआ? नहीं, वो क्या किया था, सब सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देकर के अपनी स्टडी को पढ़ा है, तब उस हुआ जो है आज टॉप हुआ है। तो ये मेन जरूरी बात होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब आप मुझे यह बताइए कि मैंने यहां जितनी भी सारी चीजें बताई, ये कौन कौन विद्यार्थी फॉलो करेगा, कौन कौन विद्यार्थी फॉलो करेगा और एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके मुझे दिखाएगा? कमेंट में अभी तुरंत लिखो कि हाँ मुझ में दम है, मैं कर सकता हूं सर, मेरी इतनी तैयारी हुई है और मैं अभी एक पूरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यही करूंगा। आपने जो बताया अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके आपको सामने दिखा दूंगा। आपको कमेंट करके बताऊंगा, आपको इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करके बताऊंगा कि देखो मेरा इतना आ गया। तो यदि आप में दम है तो इस 30 दिन में अच्छी तरह से यूज करके दिखा दो अपना पावर कि मुझ में इतना दम है। ठीक है? और आपने यह वीडियो कहां से देखा, आप किस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, एक कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा। और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए। आपका जितना भी फोन में ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब में भेज दो, सबको पहुंचा दो इस वीडियो को कि इस वीडियो को देख लेना। एग्जाम से पहले यह वीडियो देखना सबसे जरूरी है। एग्जाम से पहले यह एक नेक काम जरूर कीजिएगा। अपने वीडियो देख करके तो सीख लिया, लेकिन अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, बड़े भैया को या बड़े दीदी को, सबको शेयर करना और सबको बताना कि यह वीडियो देखना सबसे जरूरी है। और यदि आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास करें, आपका करियर जो है अच्छा बने, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।